नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम नई सरकार का फॉर्मूला तैयार और आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। तो आज बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में बुधवार को दिन भर चले राजनीतिक खींचतान के बाद उद्धव ठाकरे ने राज्य के मुख्यमंत्री पद से और विधान परिषद के सदस्य के रूप में इस्तीफा दे दिया है। महाराष्ट्र विधानसभा सचिव राजेंद्र भागवत ने गुरुवार को सुबह सभी राज्य विधायकों को सूचित किया था कि राज्यपाल के आदेश के अनुसार अब फ्लोर टेस्ट की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए आज का विशेष सत्र नहीं बुलाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के बुधवार को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बहुमत परीक्षण के आदेश पर रोक लगने से इनकार करने के तुरंत बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने फेसबुक लाइव आकर इस्तीफे की घोषणा की थी। उन्होंने देर रात राज्यपाल से मिलकर अपना इस्तीफा सौंपा। महाराष्ट्र विधानसभा सचिव राजेंद्र भागवत ने सभी राज्य विधायकों को सूचित किया कि राज्यपाल के आदेश के अनुसार अब फ्लोर टेस्ट की कोई आवश्यकता नहीं है, इसीलिए आज का विशेष सत्र नहीं बुलाया जाएगा। मुद्दे पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे दो मेहमान जुड़ चुके हैं। पहले आपका अपने दोनों मेहमानों से परिचय करा देती हूं। तो बता दें कि वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ सर्वेश्वर पाठक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इसी के साथ बीजेपी नेता प्रदीप भटनागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सर, आप दोनों का ही हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सर, सीधे रुख कर लेते हैं वरिष्ठ पत्रकार का, सर्वेश्वर पाठक जी का सीधे रुख कर लेते हैं। सर, जिस तरीके से फ्लोर टेस्ट से पहले ही जो है सीएम उद्धव ठाकरे ने अपने पैर पीछे खींच लिया। हालांकि अभी ये सूचना सामने आई है कि अब फ्लोर टेस्ट नहीं होगा, लेकिन जिस तरीके से इस्तीफा दे दिया गया, अपने पैर पीछे खींच लिए गए इस फ्लोर टेस्ट से पहले ही, तो इस पर आपकी क्या राय है? लाइव चल रहा है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। सर, आपको सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आज की इस डिबेट में शामिल करने के लिए। देखिए, ये तो उसी दिन ये पता चल गया था कि शिवसेना उद्धव ठाकरे जो है और महाविकास आघाड़ी की गवर्नमेंट माइनॉरिटी में आ चुकी थी। लेकिन कहते हैं ये जो महाराष्ट्र में ये पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ, उसका सबसे ज्यादा दुख का है या नुकसान का है, वो शरद पवार को हुआ। उद्धव ठाकरे तो देखिए उसी दिन सीएम आवास को छोड़ के मातोश्री शिफ्ट हो गए और ये आशंका जताई जा रही थी कि वो इस्तीफा दे देंगे, लेकिन शरद पवार उनको लास्ट समय तक उलझाए रखे, उनको झूठी सांत्वना देते रहे कि नहीं बात करो, वो शिंदे ग्रुप वापस आ जाएगा। इसलिए आपने देखा होगा कि उस दिन उन्होंने फेसबुक रिक्वेस्ट किया जिसमें वो एकदम हम्बल दिखाई दिए। संजय राउत भी पूरा हम्बल फॉर्म में था, लेकिन जैसे ही शरद पवार इनको ज्यादा इन्फ्लुएंस करता गया, दोनों के बॉडी लैंग्वेज, बात व्यवहार, भाषा की मर्यादा सब में चेंजेस आ गए। संजय राउत की भाषा को देखते रहिए, उन्होंने लास्ट फिर मेरा बाप तो तुम्हारा बाप फर्सेज ये भी करने लगा। मतलब डे बाय डे जो भाषा का असर है वो गिराते गए और ये सारा कुछ जो भी हुआ वो शरद पवार के सानिध्य में, उनके लीडरशिप में उद्धव ठाकरे करते रहे। तो ये जो होना था, इस्तीफा देना था, इनको पहले ही लग गया था उद्धव जी को कि अब हमारा सेना का जो एमएलए का जो उनका स्ट्रेंथ था वो शिंदे की ओर शिफ्ट कर चुका है। मेरा अब इस सरकार में बने रहना औचित्य नहीं है और ना ही बने रहना चाहिए। लेकिन जो कहते हैं ना, शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति के बहुत बड़े राजनीतिकार माने जाते हैं। यूं कहिए तो ऐसा कहा जाता है कि वो छोटे तालाब में बड़ी मछली है शरद पवार जी, लेकिन उनकी सारी स्ट्रेटेजी धरी की धरी रह गई। पूरा महाविकास आघाड़ी के घटक दल विधान परिषद और राज्यसभा के चुनाव में लिप्त रहे और इधर बीजेपी के सबसे बड़े स्ट्रेटेजिस्ट के रूप में उभरे हैं देवेंद्र फडणवीस। उन्होंने कारनामा कर दिखाया। स्ट्रेटेजी के आगे शरद पवार जैसे दिग्गज कहीं के नहीं, ये जमीन ऐसे तो पता भी नहीं चला। तो चलिए सीधा सर, थोड़ी देर आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, सीधा रुक कर लेते हैं। हमारे बीजेपी नेता भी हमारे साथ प्रदीप भटनागर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, जिस तरीके से अभी आपने हमारे वरिष्ठ पत्रकार को सुना, सर्वेश्वर पाठक जी को आपने सुना, तो एक छोटा सा कमेंट आपका ले लेते हैं सर इस पर। महाराष्ट्र के अंदर जो हुआ वो एक दुखद है और सरकार बनाई जनता ने महाराष्ट्र की,
विश्वास से बनाई कि हमें विकास मिलेगा, सुरक्षा मिलेगी, हमें जीडीपी बड़ी मिलेगी और बहुत चीजों की सुविधाएं मिलेगी। मगर कहीं देखा कि जो पाठक जी कह रहे हैं कि शरद पवार ने जो उलझा के रखा और जो चाणक्य बनते हैं राजनीति के, उनको चीजों को दिखाई दिया है। मुझे तो कभी ऐसा लगता है कि शरद पवार जी जब मुख्यमंत्री थे और उन्होंने सलूट नहीं मारा संजय गांधी जी को और फिर वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, मुझे तो लगता है आज तक उसकी जो खुजली या उसकी जो दर्द है वो आज तक बयां कर रहे हैं और महाराष्ट्र की जनता के साथ राजनीतिकरण करके उनके विकास को रोक रहे हैं, उनके काम। हाँ, एक चीज और इसमें बता दूं आपको मैं कि ऐसा आज ऐसा लगता है कि उद्धव जी जो कार्य कर रहे थे, उद्धव जी जो सरकार चला रहे थे, वो नहीं चला रहे थे, शरद पवार जी चला रहे थे। आज ये दर्शाता है इन चीजों को। और कहीं जनता के साथ जो ठगी महसूस हुई उन्होंने समझा। देखिए, आप अगर एमएलए की बात करें, जितने भी महाराष्ट्र के एमएलए थे, उन एमएलए ने देखा कि हम अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में आने के लिए चुनाव लड़ा आदरणीय अटल जी के फेस पे या उनके फोटो पे या ठाकरे साहब के, और हमने जनता के धोखा किया। कांग्रेस जैसी दोगली सरकार के साथ कांग्रेस जैसे दोगली राजनीतिकरण कराया और उन्होंने किस तरीके से कहा। एक चीज और बता दूं आपको मैं, देखिए उनके जो प्रवक्ता शिंदे जी के, उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने शिवसेना को खत्म करने की पूरी जुगाड़ और पूरी कोशिश में लगे हैं सरकार में बैठ के। बड़ी अहम चीजें हैं। और देखिए, ऐसे कोई सत्ता छोड़ के नहीं जाता। भाजपा पर बहुत इल्जाम लग रहे हैं, बहुत टीका टिप्पणी हो रही है, मगर जिन विधायकों ने चुनाव लड़ा और जीत के आए जनता की बहुमत से, उनके दर्द को जानिए, जिन्होंने खुद अपने मुंह से कहा कि हम सरकार में मंत्री होने के बावजूद भी मंत्री नहीं थे। तो परिवारवाद पूरा दिखता है ना इन चीज के बारे में। और आज सरकार उन्हें अगर लगता है भाजपा की बननी चाहिए, जनता की अभिलाषा भी है, तो क्यों नहीं बननी चाहिए। जी, तो चलिए, हमारे साथ लगातार हमारे वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ बने हुए सर्वेश्वर पाठक जी का रुख कर लेते हैं। सर्वेश्वर पाठक जी, जिस तरीके से अगर बात की जाए सीएम पद से, जिस तरीके से सीएम उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया है और उस पद को छोड़ने के बाद उन्होंने ये कहा कि मुझे इस पद को छोड़ने का कोई गम नहीं है। अगर आपको गम नहीं था तो आप बागी विधायकों को ये अल्टीमेटम देते थे कि 24 घंटे के अंदर आप वापस आ जाइए, आपका पार्टी में स्वागत है। अगर यही कंक्लूजन निकलना था, अगर आपको इस्तीफा ही देना था, तो आप इस तरीके से बागी विधायकों को अल्टीमेटम देते थे कि आप वापस आ जाए। सर, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए निशा, आपने ठीक कहा कि अगर उन्होंने, देखिए जब वो सीएम हाउस छोड़ के मातोश्री शिफ्ट हुए थे, तो आपको याद होगा उस दिन भी उन्होंने प्रेस स्टेटमेंट में यही चीज बोला था कि मैं महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर नहीं बनना चाहता था। वो तो शरद पवार जी और कांग्रेस के कहने पे, अगर उनमें ये लालसा नहीं थी तो जो बीजेपी के साथ उनका नेचुरल अलायंस था, उसको तोड़ने की क्या जरूरत आन पड़ी। हमारा मुद्दा यही था। बीजेपी को उन्होंने ये भी कहा कि 2.5 साल के उस पे हम चलते हैं, 2.5 साल हम मुख्यमंत्री रहेंगे, 2.5 साल आप रहिए। लेकिन बीजेपी ने कहा कि ऐसा बातचीत नहीं हुई थी। दोनों पार्टियों के बीच में क्या बातचीत हुई हो, ये विदेश बीजेपी के बड़े नेता या तो उद्धव ठाकरे ही जानते थे। लेकिन फिर उनके बाद बार बयान बदल रहे थे। अभी देखिए, जब कल उन्होंने इस्तीफा दिया तो बार कांग्रेस और एनसीपी को धन्यवाद किया। ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता था। उनके पुराने जो इंटरव्यू बड़े चैनलों पे जो दिया था, उनकी क्लिपिंग सारे सोशल मीडिया में वायरल हो रही थी। वो दो चीजों पे बात कर रहे थे। एक शरद पवार की बात कर रहे थे। उनसे जब पत्रकार महोदय ने पूछा तो कहा कि उनसे क्या बातचीत करना, जब चुनाव होता है तो वो हमें गालियां देते हैं, हमारे साथ बुरा व्यवहार करते हैं, चुनाव हो गया तो सब कुछ खत्म। और देखिए, शिवसेना जब महाराष्ट्र की सत्ता में आई थी निशा जी, तो शरद पवार को ही हरा के आई थी और पवार तब से शिवसेना को खत्म करने में लगे थे। और बाला साहब जी के जाने के बाद देखिए शिवसेना का वो जनाधार भी घटता गया। अगर 2014 में ये दोनों पार्टी अलग अलग लड़े, बीजेपी को जहां 122 सीटें मिली तो शिवसेना को 64 थी। वही 2019 में देखिए गठबंधन में लड़े, इसमें बीजेपी की बहुत खामियां थी, उन्हें 164 सीटें दी गई थी। यहाँ पे महाराष्ट्र असेंबली का जो बहुमत है 145-46 के आसपास है। बीजेपी भी उतनी नहीं जीत पाई, 106 सीटों पे सिमट गई।
इसके लिए उनको शिवसेना पे डिपेंड होना पड़ा। आज अगर बीजेपी अपने दमखम पे 145-50 सीटें जीतती तो न उसे शिवसेना की जरूरत होती, न ये सारा तांडव और महाराष्ट्र की जनता को देखना पड़ता और प्रदेश का विकास अवरुद्ध होता। और शिवसेना ने का जनाधार घट के कितना पे आ गया, उन्होंने 56 सीटें जीती। तो जो उद्धव ठाकरे जी कहते हैं कि हमें लालसा नहीं थी, अगर आपको मुख्यमंत्री बनने की लालसा नहीं थी तो फिर ये इतना हंगामा क्यों हुआ? आपने इस कदर क्यों कर दिया? जो आपके शिव सैनिक के थे, आपके जो एमएलए थे, उनसे तक आप बातचीत नहीं करते थे। और अचानक क्या हो गया ये घटना के बाद कि आप डिस्ट्रिक्ट लेवल के, पार्षद लेवल के लोगों को बुला के मिलने लगे, बातचीत करने लगे। तो चलिए सर्वेश्वर पाठक जी, थोड़ा देर आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, तो फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर हो। तो ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए, महाराष्ट्र का सारा जो आंकड़ा है, सारा इतिहास जो है, जो आंकड़ा रहा है, उसे ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। तो आपको बता दें कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए बीते दिन अपना इस्तीफा दिया था और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और एनसीपी प्रमुख उद्धव ठाकरे का धन्यवाद किया था। सीएम ठाकरे ने साथ ही ये भी कहा कि सूरत या गुवाहाटी न जाने की बजाय मुझे खुद आकर बताइए, हम सब मिलकर इसका हल निकालेंगे। शिवसेना प्रमुख ने कहा कि मुझे सीएम पद छोड़ने का कोई भी दुख नहीं है, ना ही मुझे इससे मतलब है कि किसके पास कितने विधायक हैं। तो आपको बता दें कि तो लगातार इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। तो सीधे बीजेपी का रुख कर लेते हैं। बीजेपी से हमारे साथ बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हैं। तो सर, जिस तरीके से अगर बात की जाए पूरे मामले में, महाराष्ट्र के पूरे सियासी मामले में अगर बात की जाए, तो बीजेपी वेट एंड वॉच की स्थिति में थी। बीजेपी पूरी तरीके से खुलकर सामने नहीं आ रही थी, लेकिन अब इस कदर खुलकर सामने आई है कि सरकार बीजेपी की बनने जा रही है। तो इस पर आपकी क्या राय है सर इस पर? देखिए, आप जो चीजें कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के अंदर एक बहुत बड़े बहुमत में थी और एक बड़ी संख्या विधायक की लेके बैठी है। तो सेकंड पार्ट में भारतीय जनता पार्टी को तो आना ही है सरकार बनाने के लिए। ये तो है नहीं कि आप महाराष्ट्र की जनता को आप चुनाव में झोंक देंगे। एक बड़ी पार्टी के रूप में विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी बैठी थी और उससे अगर एकनाथ शिंदे जी के माध्यम से उन्हें अगर बहुमत मिल रहा है, सरकार बननी चाहिए। देखिए, ये 28 साल के अंदर जो एक आर्थिक राजधानी है महाराष्ट्र का, आज उसका जीडीपी 6.5% से नीचे और ऊपर गिर जाता है। ये चीजें चिंताजनक है। ये शरद पवार जी सब करना धरना शरद पवार जी का है। मैं छोटा सा वक्तव्य शरद पवार जी का बता रहा हूँ। कृषि मंत्री थे तो शरद पवार जी ने एक छोटा सा एक शगुफा दिया था, मतलब एक चुटकुला, चीनी महंगी हो सकती है। वो एक सप्ताह और 10 दिन तक शरद पवार जी चुप हो गए, चीनी कम से कम 5 से 7 रुपए महंगी हो गई। और मुझे आज भी दिन याद है मुझे वो। तो शरद पवार जी बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ हैं, व्यापारी हैं और उन्हें चीजों से खेलना आता है अच्छी तरीके से। शरद पवार जी इतने बीमार होने के बावजूद भी महाराष्ट्र की जनता के साथ खेल रहे हैं, महाराष्ट्र की जनता के साथ मजाक कर रहे हैं, सरकार को कठपुतली बना के चल रहे हैं। ये चीज दर्शाती है कि शरद पवार जी मेकर बनना चाहते हैं, मगर अफसोस वो उनका मेकर बना खत्म हो गया। फडणवीस जैसे ओपन माइंडेड युवा मुख्यमंत्री आए। और मैं एक छोटी सी और चीज जोड़ू, देखिए बाला साहब ठाकरे का परिवार एक मेकर परिवार है, किंग मेकर जिसे कहते हैं। सरकार जिसकी फिल्म भी बनी है। अगर उद्धव जी बाला साहब ठाकरे की अगर राह पे चलते, बाला साहब की तरह अगर काम करते, तो उन्हें आज मुख्यमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री से ऊपर सोचा जाता। क्यों? बाला साहब मुख्यमंत्री नहीं बने, मंत्री नहीं बने, कोई पद नहीं लिया, मगर महाराष्ट्र के अंदर एक मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की तरह रहा करते थे। और उद्धव जी ने बाला साहब के सब चीजों को, सपने को, सब चीजों को धूमिल कर दिया एक मुख्यमंत्री बनकर। क्यों? एक राजनीतिक लालच। ये लालच तो उन्हें पता होगा। आज मातोश्री 0 हो गए। आज अफसोस, उल्टे पैरों उन्हें मातोश्री जाना पड़ा मुख्यमंत्री कार्यालय से और आवास से। ये चीजें बड़ी देखने लायक है और हमें ये चीजें देखनी चाहिए कि आप मेकर हैं महाराष्ट्र के, आपको मेकर बन के रहना चाहिए था। आपके यहाँ मुख्यमंत्री आपके घर आता था मिलने, देश का गृह मंत्री आपके घर आता था मिलने, मगर आज आप कहाँ चले गए? कहीं कह नहीं रहे आप। ना महाराष्ट्र में इज्जत रही आपकी, ना देश में इज्जत रही, ना सिर्फ सैनिकों में इज्जत रही आपकी। ये बड़ी एक अहम चीज है देखने लायक। बाला साहब ने अगर महाराष्ट्र से अगर गर्जना दी तो जम्मू कश्मीर जो आतंकवादी बैठे थे उनकी हवा निकल जाती थी। वो भी दिन हमने देखा है।
मगर उद्धव जी ने कोई उनका मान सम्मान नहीं रखा, उनके परिचित को, उनके वक्तव्य को नहीं, उन्होंने सिर्फ सैनिकों को अपना भाई, अपना साथी माना। अगर उतना इतना दर्द था, अगर वो समझते हैं कि ये विधायक है, मेरे भाई है, तो ना क्यों नहीं चले गए गुवाहाटी, चले जाते मिलने के लिए। भाई मेरे शिव सैनिकों, मेरे भाइयों, विधायक तो बाद में, नेता बाद में है भाई। पहले आपने अगर शिव सैनिकों को भाई मानते हो तो भाइयों की तरह जाना चाहिए था गुवाहाटी में, और विधायकों से वहीं गुहार लगाते, नहीं भाई हम सब राजनीति छोड़ते हैं और हम एक साथ जो शिवसेना का दायित्व था, जो हमने महाराष्ट्र में काम सौंपा था, उसको पूरा करेंगे। मगर हर जगह विफल रहे महाराष्ट्र सरकार और उनके नेता और उनके प्रमुख जी। तो चलिए सीधे रुक कर लेते हैं सर्वेश्वर पाठक जी का। सर्वेश्वर पाठक जी, जिस तरीके से अगर बात की जाए एकनाथ शिंदे के गुट की अगर बात की जाए, तो एक बयान उनकी तरफ से सामने आया था जिसमें उन्होंने ये कहा है कि सीएम पद से इस्तीफा देने की बात कोई खुशी की बात नहीं है। तो इस पर आपकी क्या राय है, आप इसे किस तरीके से देखते हैं? सीएम पद से इस्तीफा, सीएम पद से जो इस्तीफा दिया गया है ये कोई खुशी की बात नहीं है, ऐसा शिंदे गुट के द्वारा कहा गया। तो इसे आप किस तरीके से देखते हैं सर? देखिए शिंदे ग्रुप जैसे ही अलग हुआ, शिंदे जी का पहला बयान आया कि उद्धव जी महाविकास आघाड़ी को छोड़े, बीजेपी के साथ गवर्नमेंट बनाए, हम सब उनके साथ हैं, हम सब शिव सैनिक, मैं कोई पार्टी तोड़ नहीं रहा। और वो ग्रुप उसी चीज पे अड़ा रहा। जब उनको उनके खिलाफ विरोध षड्यंत्र रचने की शुरू कवायद हो गई। देखिए मैंने बताया ना कि पहले इन्होंने अपने आप को समझ लिया था उद्धव जी ने कि हमारी बहुमत जा रही है, तब वो एकदम से डाउन हो गए थे। लेकिन फिर से शरद पवार के उसमें आके, इन्फ्लुएंस में आके, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना की सरकार नहीं गई है, सरकार गई तो शरद पवार की। जैसे अभी बीजेपी के प्रवक्ता महोदय ने बताया कि बाला साहब ठाकरे जी का एक अलग वर्चस्व था, न वो सीएम बने न प्रधानमंत्री बने, लेकिन उनके सामने प्रदेश के सीएम आके बैठते थे, उनसे विचार विमर्श करते थे। उसी तरह अभी इस महाविकास आघाड़ी में क्या हो गया था, शरद पवार वो रिमोट कंट्रोल ले लिए थे और शरद पवार अपने रिमोट कंट्रोल से चला रहे थे। इतनी भ्रष्टाचार, जहां का गृह मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाए, उस नवाब मलिक को देखिए, दाऊद गैंग के साथ उसके संबंध है। तो जो शिंदे ग्रुप ने कहा कि ये किसी की बात नहीं है, तो उनको कहीं ना कहीं दर्द है कि आखिर ये ऐसा क्यों होना पड़ा, उद्धव ठाकरे जी ने ऐसा क्यों किया। क्योंकि देखिए जो हिंदुत्व का मुद्दा हो और जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बीजेपी और शिवसेना का था, उसी को मुद्दे को लेके वो जनता के समक्ष आए थे और जनता भी कहीं ना कहीं ठगी महसूस कर रही थी। और ये सब का कुप्रभाव और भी है निशा जी, वो पालघर के साधुओं की जो हत्या हुई थी उसका भी श्राप उद्धव ठाकरे जी को लगा है। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या और उसमें किसके बेटे का हाथ आ रहा था, वो भी जांच अभी बचा पड़ा है। बीजेपी गवर्नमेंट आ रही है, उन मुद्दों को लेके काम करना पड़ेगा बीजेपी को, क्योंकि उनके पास देखिए 2.5 साल से भी कम का समय, 2 साल से भी कम का समय है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के चुनाव का, लोकसभा के चुनाव का। और फडणवीस जी को इसी समय आपको ये भी जोड़ना पड़ेगा कि 2.5 वर्ष तक एक सूबे का मुख्यमंत्री जो घर से बाहर नहीं निकला डर के मारे, जनता से नहीं मिला, विधानसभा नहीं गया, आपको ये भी जोड़ना पड़ेगा। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि एकनाथ शिंदे ग्रुप ने जो कहा कि इस्तीफा देना, तो वो कहीं ना कहीं भाई शिव सैनिक ही है सब। वो कह रहे थे हम पार्टी नहीं तोड़ रहे हैं, हमारी विचार, हमारा जो प्रिंसिपल था, जो प्रिंसिपल पे शिवसेना का निर्माण किया गया था हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे ने, उस प्रिंसिपल से कहीं भटक गई थी। आजकल फेक सेकुलरिज्म और अपने आप को वो दिखाने का प्रचलन चल पड़ा है। कल देखिए उद्धव ठाकरे जी ने इस्तीफा देने से पहले कितना बड़ा काम किया, 2 काम, कि वो अपना नाम अमर करके जाना चाहते थे, औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर कर दिया गया। शिंदे ग्रुप ने ये भी बात उठाई थी, आखिर 2.5 साल में उन्होंने क्यों नहीं किया। और फिर वो जाते जाते शरद पवार और की पार्टी और सोनिया गांधी जी को वो बोले, क्या बोलते, धन्यवाद ज्ञापन दिया, लेकिन विरोध प्रदर्शन उन्हीं के ग्रुप की पार्टियों से शुरू हो गया, ये नाम चेंज होते हुए, औरंगाबाद और उस्मानाबाद का। अरे जो औरंगाबाद, एक जो औरंगजेब जो पूर्व हत्यारा था, उसके नाम पे शहर, खैर ये इसमें बीजेपी की भी गलती है, इतने दिन फडणवीस जी रहा है, क्यों नहीं चेंज किया।
तो उन्होंने चेंज कर दिया कि ठीक है, शिव सैनिक ने जो प्रण लिया था उसने कर दिया, लेकिन विरोध का स्वर कहां से सबसे पहले निकला? अबू आजमी को देखिए। चलिए एक बार और वही बीजेपी कांग्रेस नेता के MLA भटनागर देखिए। जी का भी हम रुख कर लेते हैं सर। भटनागर जी, जिस तरीके से अगर बात की जाए, संजय राउत की अगर बात की जाए, तो काफी कड़ा रुख आपने देखा होगा इस बीच उनका बना रहा। तो सर एक बयान उनका भी सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमने एक सभ्य सीएम को खो दिया है। जिस तरीके से अब 1 जुलाई को ये कहा जा रहा है कि फडणवीस सरकार बना सकते हैं, अपनी शपथ वो ले सकते हैं, तो इस बीच एक बयान सामने आया है कि एक सभ्य सीएम को हमने खो दिया है, ऐसा संजय राउत का कहना है। तो इसे आप कैसे देखते हैं? संजय राउत जी को, शायद राउत जी को ये भी समझ में आना चाहिए कि संजय राउत जी को एकदम उद्धव ठाकरे ने जीरो भी कर दिया था और दिल्ली से सीधा महाराष्ट्र बुला लिया था। तो वो भी दिन याद होना चाहिए कि कुछ दिन के लिए उन्हें प्रवक्ता पद पर बिल्कुल सब जगह से जीरो कर दिया कि आप पार्टी में ना तो विपक्ष का दायित्व निभाएंगे और ना आप बोलेंगे। हमने वो भी देखा है। देखिए, अगर आप बात करते हैं संजय राउत जी की, संजय राउत जी की आप लैंग्वेज सुनेंगे आप अपने विधायकों के लिए, शिव सैनिकों के लिए, तो एक ट्रेडिंग रूपी थी, वार्निंग जैसी कि एक बार आप मुंबई तो आगे चाहिए। आपने क्या क्या सुना? आप अपने शिव सैनिकों के लिए, अपने विधायकों के लिए, जिनके साथ 2.5 वर्ष आप सरकार में बैठे, और आप उनके लिए क्या क्या ये लैंग्वेज यूज कर रहे हैं? आप गुंडे हैं क्या? तो संजय राउत जी को ये चीजें भुगतनी पड़ेंगी, नहीं ये करनी पड़ेगी, क्योंकि उनके पास तो चल ही रहा है भूमाफियों का हिसाब जो ईडी जो कर रही है, मगर संजय जी को ये चीजें भी जवाब देनी पड़ेगी जब सरकार पुणे आएगी भाजपा की और एकनाथ शिंदे जी के साथ, तो चलेगा। आप अगर आकलन कीजिए शिवसेना का और भारतीय जनता पार्टी के आंकड़ों का, तो दोनों पूर्ण बहुमत में थे, फिर अलग क्यों हो गए? क्योंकि ये लोभ लालच जो उद्धव जी के दिल में आ गई है, उसको चीजों को लेके आई है। मगर आज महाराष्ट्र की सरकार कितने संतुष्ट है और असंतुष्ट है वो हमने आपको देखा, और यही बहुत बड़ा कारण बना उनका इस्तीफा देने का, क्योंकि आज शरद पवार ने अपनी तमन्नाएं मन की पूरी कर ली। शिवसेना को बाला साहब ठाकरे के नाम को जीरो कर दिया इस राजनीति के चक्कर में। तो चलिए एक बार रुक कर लेते हैं सर्वेश्वर पाठक कारण जी का, आपको यहाँ पर रुकना चाहूंगी सर, एक बार रुक कर लेते हैं सर्वेश्वर पाठक जी का। सर्वेश्वर पाठक जी, जब फडणवीस की सरकार गिरी थी तो उन्होंने एक बात कही थी कि मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बना लेना, मैं समंदर हूँ, लौट कर जरूर आऊंगा। आज वही चीजें आप देखने को मिल रही है सर, इसे आप कैसे देखते हैं? इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, ये बहुत बड़ा बयान दिया था उन्होंने, क्योंकि एक तो प्रदेश की जनता छली और ठगी हुई महसूस कर रही थी, दूसरे महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी कौन थी? बीजेपी थी। 106 एमएलए लेके आई थी। 106 एमएलए वाला पार्टी सरकार नहीं बना पा रहा है, लेकिन जिसके 44 आए, जिसके 51 एमएलए आए एनसीपी, जिसके 56 एमएलए आए, वो मिलके छल कपट से सरकार बना लिया, तो वो कहीं ना कहीं तो दिखेगा। लेकिन मेरा कहना है कि फडणवीस जी ने जो भी कहा वो बहुत अच्छे सीएम साबित हुए थे और भी हो सकते हैं। देखिए, बीजेपी में अब उनका कद बहुत बड़ा हो चुका है और उनके जो 106 एमएलए हैं उनमें भी संदेश चला गया है कि सीएम फडणवीस जी जो है उनकी डायरेक्ट पहुंच जो सिर्फ नेतृत्व के साथ है। तो अब उनको महाराष्ट्र की जनता के विश्वास पे खड़ा उतरना चाहिए। ये जो 2.5 साल में इन महाविनाश अघाड़ी, मैं महाविकास अघाड़ी कभी नहीं कहता आपके चैनल पे भी या डिफरेंट चैनल जहां जाता हूं यही बोलता हूं, इन्होंने जो महाराष्ट्र की जनता के साथ किया है, अगर सचमुच भ्रष्टाचार हुआ है तो सीएम फडणवीस जी को उनको संज्ञान में लेके सबको जेल की हवा खिलानी चाहिए। तो चलिए, समय का काफी अभाव यहाँ पर दिख रहा है और आप दोनों ही मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपने हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा की, इसलिए आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में बने। तो जिस तरीके से महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट की बात की जा रही थी, लेकिन अब जो है फ्लोर टेस्ट को टाल दिया गया है। लेकिन अब ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि अब महाराष्ट्र में बीजेपी का अगला कदम क्या होगा। तो फिलहाल मेरे साथ इस मुद्दे में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।